गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 है ना, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, अब देखिए ये पदार्थों का पृथक्करण होता क्या है। ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले और बेल आइकन को इनेबल कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो पहले मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, अब ये पृथक्करण होता क्या है, आप जानते हैं कि पृथक्करण होता क्या है? नहीं जानते हैं तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पृथक्करण होता क्या है ना। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं अपने दैनिक जीवन में जो जिससे कि हम क्या करते हैं, पदार्थों को किसी मिश्रण से अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम चावल बनाते हैं है ना, तो चावल को क्या करते हैं, हम पहले फटकते हैं है ना, उससे कि धूल मिट्टी वो अलग हो जाए। उसके बाद में कुछ लकड़ियां रहती तो उसे अलग कर लेते, कुछ धान के अगर कण दिख रहे तो हम उससे अलग कर लेते। तो पृथक्करण मतलब क्या है कि उपयोगी चीजों से अनुपयोगी चीजों को अलग करना, छांटना है ना। देखिए क्या बोला है, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे कि आप जब भी चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डलती है, ठीक है, और शक्कर डलता है, पानी डलता है, ठीक है, अदरक डलता है। तो क्या करते हैं हम कि जैसे ही उसे उबालते हैं तो चाय पत्ती का कलर आ जाता है, अदरक का कलर निकल कर आ जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब हमारी चाय बन के कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे चालनी द्वारा छानते हैं ताकि उसमें जो अदरक और चाय पत्ती है वो अलग हो जाए और जो दूध, पानी और जो शक्कर का मिश्रण है वो अलग हो जाए, जिससे कि हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप करते हैं ऐसा ही। देखिए यहाँ पर छानते हुए दिखाया गया है ना। अब देखिए फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जैसे कि फसल कटाई होती है तो क्या करते हैं, अनाज को भूसे से अलग किया जाता है ना। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि आपको अगर मक्खन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको दही का मंथन करना पड़ेगा है ना, तब जाकर क्या निकलता है, मक्खन अलग हो जाता है और उसमें हमारा क्या बन जाता है, मही बन जाता है फिर वो, है ना। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशे से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं, है ना। जो कपास के रेशे होते हैं उसमें बीज होता है, ऐसा ना है ना, जो उसके जो फूल में, तो हम क्या करते हैं कि रेशों से बीजों को अलग करने के लिए क्या कौन सी विधि अपनाते हैं, ओटने की विधि अपनाते हैं, है ना। उसे अलग बीजों को अलग किया जाता है। कदाचित आपने नमकीन दलिया तथा पोहा खाया होगा। आपने नमकीन दलिया और पोहा तो खाया ही है ना। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। जैसे कि क्या होता है कि नमकीन दलिया खाते हैं या पोहा खाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से यदि हमें मिर्ची नहीं खानी होती है तो हम उसमें से मिर्ची, जो कड़ी पत्ता होता है उसको अलग कर देते हैं। जो जो चीज़ें आपको नहीं पसंद होती है तो हम उसे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, है ना। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं। अब आपको क्या देखना है कि एक टोकरी है आपके पास जिसमें कि आम और अमरूद भरे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से अब इन्हें क्या करना है, आपको पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, यदि इन्हें अलग अलग करने के लिए कहा गया है तो आप कैसा करेंगे, पहले क्या करोगे, आप किसी भी एक फल को उठाओगे और उसे अलग किसी भी टोकरी में डाल दोगे, जिससे कि आम आम अलग और अमरूद अमरूद अलग हो जाएंगे, है ना। अब इसके लिए आप इस प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। यह सही है ना, किसी भी एक प्रकार के फल को लेंगे और उसे अलग कर देंगे, अलग बर्तन में रख देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर ये दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। देखिए दूध या दही का मंथन कर रहे हैं जिससे कि हम क्या बनाते हैं, मलाई बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, अब आम अमरूद क्या है, बड़े होते हैं ना, तो हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, परंतु यदि उसकी अपेक्षा बहुत ही छोटे छोटे हो, है ना, जैसे कि क्या होता है हमारे यहाँ पर
जैसे हम गेहूँ लगाते हैं ना, तो गेहूँ में राई भी डाल देते हैं, सरसों भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो इन्हें पृथक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, होता है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है ना, क्या किया जाता है, बोल रहा है रेत और नमक से भरा गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है, क्योंकि जो रेत है प्लस जो नमक है वो कैसा होता है, सेम ही आकार, सेम उनका जो छोटापन है वो कैसा रहता है, सेम रहता है ना, बहुत ही बारीक बारीक होते हैं। तो उसे हम हाथों से तो अलग कर ही नहीं सकते, है ना। अब देखिए क्रियाकलाप 1 में क्या बोला है कि सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। अब पृथक्करण करने का जो उद्देश्य है तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना व्यवस्थित हो गई है। अब क्या बोला है कि ये देखिए, ये आपको एक कॉलम दिया गया है जिसमें कि पदार्थों को पृथक अलग अलग करने की कुछ प्रक्रम दिए हैं, कुछ विधियां दी गई, जैसे कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना, जैसे हम चावलों से पत्थरों को अलग करेंगे, है ना। तो देखिए अब इसका हमें इसे अलग करना क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ठीक है। अब चावल से पत्थर को अलग करना है तो दो भिन्न परंतु उपयोगी चीजों को क्या करना है, हमें अलग करने की जरूरत पड़ती है ना। जो चावल है हमारा उपयोगी चीज है तो हम इसे उपयोग के लिए अलग करेंगे, ठीक है। फिर अब पृथकृत अवयव का हम क्या करते हैं। अब जो पृथकृत अवयव है जिसे हमने अलग किया है, फेंका है, उसे अलग किया है, उसे हम क्या करते हैं। तो इसमें क्या है, चावल है जो उपयोगी चीज है, और जो पत्थर है उसे हम क्या कर देते हैं, अवयव को फेंक देते हैं, है ना। अब दूसरा देखिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। अब यदि हमें मक्खन प्राप्त करना है तो हमें दूध का मंथन करना होगा, है ना। तो दूध का मंथन हम क्यों करेंगे। तो देखिए अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, है ना। इसमें से जो अनुपयोगी चीजें हैं, मक्खन में क्या, जो दूध की क्वांटिटी मात्रा रहती है, और जो खट्टापन रहता है, मही वाला ये रहता है, उसे क्या करते हैं हम अलग करते हैं और उससे हम मक्खन बना लेते हैं, है ना। अब देखिए, अब पृथकृत अवयव का हम क्या करते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, जो भी इसमें अशुद्धि होती है उसे कैसे करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। अब देखिए चाय की पत्तियां पृथक करना। अब चाय की पत्तियों को कैसे पृथक करेंगे, इसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना। जब भी चाय की पत्तियां, हम जब भी चाय पीते हैं तो क्या चाय की पत्तियों को भी पीते हैं क्या, अदरक को भी पीते हैं क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो अशुद्धियां हैं, हानिकारक अवयव है, उसे दूर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम उसका करते क्या है, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब दोनों अवयवों का उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। जो चाय पत्ती है और जो उसकी अशुद्धियां हैं उसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला था यहाँ पर कि क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। उसका जो उद्देश्य है और जो पृथककृत अवयव को उपयोग करने के ढंग से कैसे मिलान कर सकते हैं, देखते हैं ना। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है ना। जब भी हम कोई पदार्थ का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो मिश्रित हानिकारक पदार्थ होते हैं, या जिसे जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो हम उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं ना। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि देखिए क्या चीज हो गई, जैसे हमने क्या लिया, एक चावल है और धान है ना। यदि ये दोनों कैसे है, मिक्स है, अब हमें इसे अलग करना है, तो यदि चावल में पत्थर रहते तो हम उसे फेंक देते, परंतु जो धान है तो वो क्या होता है कि हमारे उपयोगी वाला चीज है, तो हम क्या करते हैं, उसे भी अलग कर देते हैं, उपयोग वाली चीजों को भी, है ना, जिसकी हमें आवश्यकता है। अब पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। अब जो उसका आमाप है, जो आकार है, वो कैसे हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकती है। अब क्या बोल रहा है कि जो उनका आकार है वो तो अलग हो सकता है, द्रव्य भी भिन्न हो सकते। तो ये काय पर डिपेंड करता है, पदार्थों की 3 अवस्थाओं पर। कौन कौन सी पदार्थों की 3 अवस्थाएं हैं, जैसे कि ठोस है, द्रव्य और
गैस है ना। तो ये क्या है, इनकी अवस्थाओं पर डिपेंड करेगा कि हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अब देखिए, किसी हमने जल में यदि रेत को मिला दिया तो अब हम उसे पृथक कैसे करेंगे, कि हाथ से निकालोगे क्या, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी कुछ विधियां दी गई है कि अब देखते हैं कि आगे वो विधियां कौन कौन सी है और इसे हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पृथक्करण की विधियां, कुछ पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया दी गई है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे, है ना। इनमें से कई विधियों का उपयोग हमने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, है ना। क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसी पृथक्करण विधियों का अपने दैनिक जीवन में या अपने डेली के दिनचर्या में यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा। जैसे कि क्या है, हस्तचयन है। ठीक है, ये क्या है, हस्तचयन है। अब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखिए, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब क्या करना है कि दुकान से कोई भी एक अनाज का पैकेट खरीदना है, उसे कक्षा में लाना है। ठीक है, अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या क्या आपको कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, यदि आप गेहूं ला रहे हैं, धान ला रहे हैं या चावल ला रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी ही। ठीक है, क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब हमने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, बोल रहा है कि जो आपने का पैकेट लाया है, ठीक है, तो उसे क्या करना है, पहले कागज पर पूरा बिछा देना है ना, फैला देना है। उसके बाद में आपको वहां पर बहुत सारी चीजें दिखेगी, है ना। जैसे अगर आपने चावल का लाया है तो उसमें चावल के भूसे मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे, है ना, टूटे हुए अन्न कण मिलेंगे और दूसरे भी उसमें खाद्य पदार्थ, एक दो गेहूं वगैरह ऐड हो सकता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को क्या करना है, बोल रहा है आपको हाथ से अलग करना है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है, हस्तचयन की विधि है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घरों में चावल चुनते होंगे तो आप हाथों द्वारा एक थाली में या परात में ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें से चावल अलग, जो अगर आपको यदि पत्थर के कण मिल रहे तो उसे अलग करेंगे, है ना। कोई दूसरी अगर उसमें खाद्य सामग्री ऐड है या दूसरा अन्न कण ऐड है तो उसे आप अलग करेंगे। ठीक है, यदि आपको उसमें से कुछ भूसी वगैरह मिल रही है तो उसे ऐड अलग करते हैं। ठीक है, तो आप हाथ से ऐसा करते हैं। ठीक है, अब हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसी को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे चावल को अलग करने के लिए, ठीक है, जैसे दाल में कुछ लकड़ी रह जाती है उसे अलग करने के लिए, और पत्थर से भूसी को अलग करने के ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, हस्तचयन के अंतर्गत आती है ना। ये इसमें जो उसका माप होता है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, बड़ा होता है, जिससे कि हम इसे आसानी से हस्तचयन द्वारा पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है ना। ऐसी अशुद्धियां क्या होती है, जैसे आप चावल चुनने के लिए निकालते हैं या उसे बनाने के लिए निकालते हैं तो उसमें आप देखते हैं, है ना, तो ये क्या, चावल की जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है और जो अशुद्धियां होती है वो थोड़ी थोड़ी होती है, तो उसे हमें एक बार देखना होता है। तो जो अशुद्धियों की मात्रा है, बोल रहा है ये बहुत अधिक नहीं होती, थोड़ी होती है। अब ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है ना। यदि अशुद्धियां ज्यादा नहीं है तो हम इसे आसानी से क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं हस्तचयन विधि द्वारा। देखिए यहाँ पर एक अंकल दिख रहे हैं ना, अनाज से पत्थरों के टुकड़े का हस्तचयन, ये अनाज अलग कर रहे हैं, जो पत्थर के टुकड़े उन्हें बाहर फेंक रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम थ्रेसिंग। ठीक है, अब थ्रेसिंग में क्या बोला है, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, जैसे सूखा पौधा के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, अभी अभी धान कटी है तो आपने देखा ही होगा कि ये धान की जो सूखी डंडियां, जैसे धान पूरा सूख जाता है ना, पक जाता है, तो उसे क्या करते हैं, हम उसके गट्ठर बना देते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा ही होगा। अब सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। क्या करते हैं कि उससे अनाज जब भी अलग करना होता है तो उसे हम पहले धूप में सुखा देते हैं एक बार अच्छी तरीके से, है ना।
अब प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। अब जो भी सूखे डंडियां हैं उस पर क्या लगे होते हैं, अन्नकण लगे होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं धान का, ठीक है। आप क्या करते हैं, धान को काटते हैं तब वो काफी गीला रहता है, फिर उसे पतला पतला बिछा देते हैं ताकि वो अच्छे से सूख जाए और अन्नकण अलग होने के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। फिर उसका गट्ठर बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उसमें उसके जो सूखे वाले डंडियां होती है उसमें अन्नकण लगे होते हैं, धान लगे होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। अब खेतों में रखे सैकड़े गट्टरों पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। अब जो खेत में हम एक क्या बनाते हैं, ढेर बनाते हैं, जो गट्टरों का ढेर बनाते हैं उसमें लगे हुए अन्नकणों की संख्या की कल्पना करिए। तो एक जो अच्छा खासा ढेर बन जाता है तो उसमें बहुत सारे अन्नकण होते हैं ना। अब किसान अन्नकणों को सूखे पौधे के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करता है। अब इसके लिए भी बहुत सारी विधियां होती है ना, 2-3 प्रकार की। कैसा करते हैं कि हम एक उसे गांव की भाषा में पुंजना कहते हैं ना। तो ये क्या होता है कि हम उसका एक ढेर बना लेते हैं, उसके बाद में हम बैलों द्वारा, है ना, बैलों द्वारा, बैलगाड़ी द्वारा है उसे घुमाते हैं उस पौधे के ऊपर, है ना, ऐसा गोल गोल बिछा लेते हैं। उसके बाद में उस पर क्या करते हैं, बैलगाड़ी घुमाते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जो अनुपयोगी चीजें हैं मतलब वो भी उपयोग में आती है ना, पैरा जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वो अलग हो जाती है और जो अनाज है वो अलग हो जाता है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला कि हम कैसे अलग करेंगे। अब आमों तथा अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है ना, आम और अमरूद, ठीक है। बेर, पपीता, सीताफल, ये सब चीजें क्या है, बड़ी चीजें हैं तो हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, परंतु जो अन्नकण है आम और अमरूद की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा, है ना। अब आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आपके पास में ढेर है, अब आप थोड़ा थोड़ा ले रहे हो वहां से और उसकी डंडियों से अन्न को अलग कर रहे हो। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ना। तो फिर कैसा करेंगे हम, तो अन्नकणों को इनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विधियां दी गई है जिससे कि हम अन्नकणों को अलग करते हैं, ठीक है। अब सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। जो सूखे वाली डंडियां होती है उसे अनाज या अन्नकणों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्नकणों को पृथक किया जाता है। अब जैसे 2-4 गट्टर है तो आप आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, पीटकर अलग कर सकते हैं, परंतु आपके पास यदि पूरा का पूरा ढेर है तो आप उसे वैसे नहीं कर सकते। तो उसे हम पृथक कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे, अब देखिए, है ना। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है, जो मैंने अभी बताया, बैलगाड़ी में है ना, बैलगाड़ी की सहायता से भी उसे अलग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्नकणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। जो थ्रेसिंग मशीनें होती है ना, आजकल क्या हो गया, बैलगाड़ी से जो अन्नकणों को अलग करने का काम बहुत ही कम हो गया है, तो अधिकतर क्या किया जाता है, मशीनों का उपयोग करके उसे अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये थ्रेसिंग का काम कर रहे हैं ना, ये इनके हाथ में सूखी हुई डंडी है और ये इस पर पीटते हैं तो क्या होता है, अन्नकण अलग हो जाते हैं और ये वो जो घास वाला भाग है उसे वो अलग हो जाता है ना। अब देखिए निष्पावन, ये निष्पावन क्या होता है, ये कौन सी प्रक्रिया है, हम इससे किस चीजों को अलग कर सकते हैं। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। क्या बोला है कि हमें सूखी रेत लेना है, लकड़ी का बुरादा लेना है और सूखी पत्तियों का पाउडर लेना है, ठीक है। और इसका क्या बनाना है, एक मिक्सचर बनाना है। अब इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। अब हम क्या करना है, इसे ये जितना भी मिक्सर किया हुआ है इसे एक प्लेट के ऊपर या समाचार पत्र के ऊपर पूरा फैला देना है, रख देना है। अब मिश्रण को ध्यान से देखना है, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं। अब जो भी अवयव दिए गए हैं इसमें, तो क्या आप इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। आप लकड़ी का बुरादा अलग कर सकते हैं, रेत अलग कर सकते हैं, या जो पत्ते हैं उसे अलग कर सकते हैं। क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं। क्या हस्तचयन द्वारा इस अवयवों को पृथक करना संभव है। बिल्कुल भी नहीं, हम इसे हस्तचयन द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो लकड़ी का बुरादा है ना, इसका माप अलग है, पत्तों का मिश्रण उसका अलग है, ठीक है।
और जो रेत है उसका अलग है। तो ये सब क्या है, एकदम मतलब बहुत ही बारीक बारीक वाली चीजें हो गई, तो इसे हम हस्तचयन द्वारा बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। अब क्या करना है हमें कि एक वो खुला मैदान लेने में चले जाना है और समतल स्थान पर खड़े हो जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी क्या जो इसकी चीजें होती है ना, अन्नकण वाली चीजें होती है, जैसे हम यदि धान को अलग कर रहे हैं है ना, उसके पत्तों उसकी डंडियों से धान को अलग करते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, इसे पंखे की सहायता से, जो पंखा होता है ना, उसकी सहायता से उड़ाया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जो अनाज है वो उसकी जो उसका वेट होता है भारी, है ना, तो वो क्या होता है एक जगह ढेर बन जाता है, और जो भी अशुद्धि वाली चीज होती है, भूसा या जो पैरा वाली चीजें होती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हवा के माध्यम से दूर हो जाती है ना। तो ये सब चीजें क्या है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो ये सब चीजें दिया हुआ है इसमें भी। ठीक, अब क्या बोल रहा है, समतल जगह पर खड़े हो जाना है और फिर मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। अब क्या करना है, हमें एक प्लेट लेनी है या समाचार पत्र लेना है, और जिस प्लेट पर समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हमें क्या करना है, हवा में कंधे की ऊंचाई तक लेकर जाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कंधा है उतनी ऊंचाई तक उसे लेकर जाएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसल जाए। ठीक है, तो आपने गाँव में ऐसा देखा होगा, है ना? तो क्या करते हैं, कंधे तक लेकर जाते, फिर उसे टेढ़ा किया जाता है और फिर धीरे-धीरे उसे नीचे फिसलाया जाता है। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा, सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, सबसे कम हल्का वेट किसका होगा? पत्तों का होगा, तो पत्ते थोड़े दूर गिरेंगे। फिर थोड़ा हैवी वेट होगा लकड़ी के बुरादे का, तो वो थोड़ा बीच में गिरेगा, और जो रेत है वो सबसे हैवी होगा, तो वो क्या होगा, उसका एक ढेर बन जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करके देखिएगा एक आध बार। ठीक है, अब क्या बोला है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? बिल्कुल, ऐसा जब भी आप करेंगे तो आप रिजल्ट बहुत ही अच्छा पाएंगे। ठीक है, अब किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। ठीक है, अब निष्पावन का उपयोग पवनों तथा अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि धान में यदि भूसी हो जाती है तो क्या करते हैं, हम उसे ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर उसे नीचे थोड़ा तिरछा करके गिराते जाते, तो जो धान है वो धान कैसा हो जाएगा, एक जगह ढेर बन जाएगा, और जो भूसी वाली चीजें हैं, है ना, वो कैसी हो जाएगी, हवा के माध्यम से दूर गिर जाएगी, जिससे कि हम आसानी से उसे अलग कर सकते हैं। तो इस विधि को निष्पावन कहते हैं। ठीक है, साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे की भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिया गया है डायग्राम, जिसमें कि ये हवा की दिशा इधर है। ठीक है, तो जिधर हवा बहती है तो उधर ही इसका मुंह रखा होता है, या उसी साइड हम क्या करते हैं, अपने अन्न कण को गिराते हैं, है ना। ये क्या है, सूप है। ठीक है, जो कि अन्न कण को अलग करने के लिए एक पात्र लिया गया है। ये उड़ रहा है वो क्या है, भूसा है, और ये जो ढेर बन रहा है वो काय का है, अनाज का है। ठीक है, अगर निष्पावन विधि आपको समझ में अच्छे से, प्लीज बताइएगा कमेंट करके, है ना। अब भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं। अब जो भूसे के हल्के कण है वो पवन के साथ उड़कर कैसे हो जाएंगे, अलग एकत्रित हो जाएंगे, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था, अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। अब जैसे क्या होता है कि जैसे हमें धान को अलग करना है। ठीक है, तो क्या होगा, धान एक जगह गिर जाएगा, और जो पतला पतला जो बारीक बारीक भूसी होती है वो कैसी होती है, दूर गिर जाती है। तो हम इसे जानवरों को भी खिला सकते हैं, पशुओं को भी खिला सकते हैं, और साथ में इसका उपयोग गाँव में जब मिट्टी की जाती है ना, तब क्या होता है, इसे हम यूज करते हैं, मिट्टी में मिक्स किया जाता है और फिर हम इससे लिपाई करते हैं। ठीक है, अब दूसरी विधि देखिए, चालन विधि। ठीक है, अब चालन विधि कैसे की जाती है, आप ये सब घर में करते हैं, है ना, कोई नई विधियां नहीं है ये सब। ठीक है,
आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, है ना, कि हमारे घर में हाँ हमारी मम्मी ये काम करती है, या हमने वहाँ गए थे तो हमने ये सब चीज़ें देखा था। तो क्या है, जब तक कि आप इसे प्रैक्टिकली या नहीं सोचेंगे देखेंगे, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अब देखिए, अब चालन विधि को आप अच्छे से समझिएगा। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। जब कभी कभी क्या होता है कि हम आटे से बहुत प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। जब भी हम आटे को छानते हैं तो क्या होता है कि उससे ऊपर की जो भूसी होती है ना, जो गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है, तो वो क्या होता है, हमें उसे अलग करना होता है, तो वो अलग हो जाती है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, चालनी का उपयोग करते हैं तथा इससे आटा, उसमें आटा डालते जाते हैं ना। तो हम एक चालनी लेते हैं और उसमें आटा डालते जाते हैं, और उसे क्या करेंगे, हम चालनी की विधि करेंगे, उसे छनाते रहेंगे, तो क्या होगा, जो भूसा है वो निकल जाएगा, और उसमें और भी कोई दूसरी अशुद्धियाँ होंगी तो वो निकल जाएगी, और जो हमारा जो आटा है अच्छा वाला, तो वो क्या होगा, एक पात्र में निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती है, ठीक है। आप ये अपने घर में अक्सर देखते ही होंगे, जब भी आपकी मम्मी रोटी बनाती है या आप भी बनाते होंगे, तो क्या होता है कि आप ऐसी इस विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि ना किया हो तो एक बार करके जरूर देखें। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। जब क्या होता है, जब आटे की मिल होती है तो उसमें गेहूं को पीसने से पहले यदि उसमें पत्थर या भूसा है तो उसे उसकी अशुद्धियों को अलग हटाया जाता है। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं वो दूर किया जाता है, ठीक है। एक क्या होती है, तिरछी एक चालनी होती है जिस पर क्या होता है, हम गेहूं को डालते जाते हैं, तो जो पत्थर है और जो लकड़ियां होती है, डंडियां या भूसा होता है, वो कैसा होता है, फिसल कर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस विधि द्वारा हम इसे अलग कर लेते हैं। अब आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थरों पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब भी नए बड़े बड़े भवन बनते हैं या घर बनाते हैं, अब आपके यहाँ पर भी घर बने होंगे या आसपास में देखा होगा कि जब भी घर बनाने के लिए हम रेत को छनाते हैं, है ना, तो उसमें से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसे अलग करने के लिए एक बड़ा सा चालना लिया जाता है ना, जिससे कि हम जो बारीक रेत होती है, जो उपयोग करने वाला होता है, वो क्या होती है, अलग हो जाती है, और जो पत्थर और कंकड़ होते हैं वो दूसरे उपयोग के लिए उसे अलग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है ना, ये ऐसा तिरछा करके रख दिया जाता है, यहाँ पर रेत डाली जाती है और उसे ऐसा ऊपर ऊपर किया जाता है ना, उसे फैलाया जाता है अच्छी तरीके से, तो जिससे क्या होता है कि जो बारीक रेत होती है वो छिद्र द्वारा नीचे गिर जाती है, और जो बड़े पत्थर या कंकड़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, इधर फिसल कर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 4, कक्षा में एक चालनी तथा छोटा सा आटा तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। अब क्या करना है, आपको कक्षा में चालनी लेकर जाना है ना। आपने यदि ये एक्सपेरिमेंट घर में नहीं देखा होगा तो आप ये अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। तो क्या करने बोल रहा है, आपको एक चालनी लेकर जाना है और थोड़ा आटा लेके जाना है। अब चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया है। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा इसको उसको आटे के साथ मिलाइए। अब हमें क्या करना है, चाक का पाउडर बनाना है और उसे आटे के साथ में मिला देना है। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो चाक का पाउडर हम बनाएंगे, है ना, तो चाक का पाउडर बनाएंगे तो वो भी कुछ कुछ इतना बारीक बन जाएगा कि जो आसानी से चालनी के छिद्रों से नीचे आटे के साथ गिर जाएगा, और जो बड़े कण होंगे वो कैसे होंगे, ऊपर हो जाएंगे, है ना। तो चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अब यदि उसके आमाप में, उनके जो आकार में यदि अंतर है तो वो अलग हो सकते हैं, किस विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, है ना। यदि चाक का जो पाउडर बना है और जो आटा है ना, तो वो उसका जो आमाप कैसा हो गया, सेम हो गया, तो उसे हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर कौन सी विधियां दी गई है, अवसाधन विधि, निस्तारण तथा निस्यंदन। अब देखेंगे कि अवसाधन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है और निस्यंदन क्या होता है, ठीक है।
कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। अब कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं या कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम निष्पावन विधि द्वारा या हस्तचयन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, है ना उसे हाथों से हटाया जा सकता है और ना ही उसे क्या कर सकते हैं हम उड़ाकर, मतलब जो हम निष्पावन जैसे पवन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जो अन्न कण को अलग कर रहे थे उस विधि द्वारा भी हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां दी गई है? अवसादन विधि, निस्तारण और निस्यंदन। अब देखिए ये होती क्या है। अब उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, है ना। चावल और दाल में ये सब चीजें हो सकती है। कौन कौन सी? धूल मिट्टी जैसे हल्के कण, है ना। अब चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? यदि उसमें क्या है, भूसी वगैरह है या धूल के कण है, मिट्टी है, तो उसे हम कैसे, तो चावल या दाल को पकाने से पहले हम उसे अलग कैसे करेंगे? तो कैसे करते हैं? हम चावल को धोते हैं, है ना, 2 बार 3 बार, ठीक है, अपने आवश्यकता के अनुसार उसे धोते हैं और उसे हम अलग कर देते हैं, जिससे कि जो भूसी होती है या उसमें जो भी गंदगी होती है, मिट्टी होती है, वो कैसी होती है, पिघल कर बाहर निकल जाती है ना, घुलकर बाहर निकल जाती है और जो हमारा चावल है वो बच जाता है। दाल के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में से धोया जाता है। अब जब भी आप चावल या दाल बनाते हैं तो सबसे पहले उसे धोते हैं, ठीक है। अब जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। जैसे ही हम उसे धोते हैं जल से तो वो अशुद्धियां, जो धूल के कण है, वो कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है ना। जो अशुद्धियां हैं वो कैसी हो जाती है, जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, ठीक है। तो जो धूल है वो तो क्या हुई, पानी के साथ में चली गई, तो बचा कौन सा, अब हमारे पास चावल, ठीक है। तो क्योंकि इसका वेट भारी है इसीलिए हमारे पास क्या होगा, तली में बैठ जाएगा, ठीक है। अब क्यों, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम चावल का पानी अलग निकालते हैं तो बर्तन को हम टेढ़ा करते हैं, जिससे कि जो चावल होता है वो तली में बैठ जाता है, जो अशुद्धियां होती है जल के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब अवसादन की डेफिनेशन ये हुई, कौन सी हुई, कि जब भी हम मिश्रण में जल मिलाते हैं, है ना, तो जब भी हम किसी मिश्रण में जल मिलाएंगे तो क्या होगा, जो भारी अवयव है ना, जिसका वेट ज्यादा है, तो वो क्या होगा, उसकी तली में बैठ जाएगा, है ना। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे, अवसादन कहेंगे, ठीक है। तली में नीचे बैठ जाता है। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेड़ने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि उसे बिना हिलाए कैसा करेंगे, पात्र को तिरछा करेंगे और उससे अशुद्धियों को अलग कर देंगे, है ना। तो वो क्या होगा, निस्तारण कहलाएगा। अब आइए, अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे कि हम अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा अलग करते हैं? देखिए यहाँ मिट्टी एवं जल का मिश्रण है ना, मिट्टी और जल का मिश्रण है, तो मिट्टी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो बैठने वाली प्रक्रिया क्या हो गई, अवसादन हो गई, है ना। अब जब हम इसे तिरछा करते हैं तो तिरछा करेंगे तो पानी पानी निकल कर आ जाएगा और ये बैठ जाएगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तारण प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है, या विधि कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है। ये जो सिद्धांत है वो क्या है, द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने के लिए भी किया जाता है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते, है ना। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होती, सोचिए। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जल में मिश्रित नहीं होती। जैसे हम जल में रेत मिला देते हैं तो रेत क्या मिक्स होंगी उसमें, बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, इन विधियों का उपयोग उसमें अलग करने में
करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया है। ठीक है, अब हम इसमें द्रव्य की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सी आ जाएगी, लिक्विड वाली चीजें आ जाएगी। तो लिक्विड वाली चीजों में जैसे कि आप अगर जल में तेल को मिलाते हैं, है ना, जल में तेल को मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो तेल है वो अपने ऊपर एक परत बना लेगा। ठीक है, अब देखिए, यदि द्रव्य के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। आप घर में ऐसा करके देखना, एक गिलास में थोड़ा पानी ले लेना, है ना, कांच के गिलास में पानी ले लेना और क्या करना है आपको, उसमें थोड़ा सा तेल मिला देना और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो तेल है वो अपने ऊपर परत बना लेगी और जो पानी है वो नीचे बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्वारा मतलब हम उसे बिना हिलाए यदि उसे तिरछा करेंगे तो हम उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो तेल का जो परत है वो बाहर निकल कर आ जाएगी और पानी पानी बच जाएगा। अब आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठोस और द्रव्य के मिश्रण पर विचार करना है। जैसे कि चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए आप क्या करते हैं, कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अक्सर आप चालनी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको चाय से पत्तियों को अलग करना है तो आप चालनी लेंगे। ठीक है, उसमें आप छनाएंगे तो आसानी से जो चाय है वो अलग हो जाएगी और पत्तियां अलग हो जाएंगी। अब आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है ना। अब देखते हैं कि इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है क्या, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि जब भी आप चाय और पत्तियों को अलग करते हैं तो छाननी द्वारा अगर अलग कर रहे हैं तो फिर भी उसमें क्या होती है कि पत्ती के जो एकदम बारीक बारीक कण होते हैं वो आपको चाय में नीचे तली में बैठे हुए मिल ही जाते हैं ना। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। अब चाय को क्या करना है, एक छन्नी में डालना है। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह गई, है ना, जो क्या बोल रहा है कि जो चाय की सारी पत्तियां हैं वो क्या चालनी में ही रह जाती है। यदि पत्तियां थोड़ी मोटी है तो वे रह जाएगी, फिर भी जो बारीक वाली उसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, छन्नी से छनकर नीचे चाय में आ जाती है ना। तो इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। उसे हम कैसे कर रहे हैं, अलग कर रहे, छान रहे हैं, तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, निस्यंदन। ठीक है, याद रखना है आपको, अवसादन, निस्तारण, है ना, निष्पावन, चालन, हस्तचयन, है ना, निस्यंदन, ये कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है, अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है। यदि निस्तारण का क्या, निस्तारण मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि आप बिना चालनी के उपयोग से यदि आप एक पात्र में चाय लेते हैं, ठीक है, एक गिलास में चाय ले लिए और अब हम उसे क्या करेंगे कि दूसरे गिलास में डालेंगे तो चाय तो जाएगी, साथ में पत्तियां भी जाती है ना, बहुत अधिकतर पत्तियां भी उसमें चली जाएगी। परंतु जो निस्यंदन विधि है उसमें क्या होगा कि यदि बारीक क्वांटिटी रहेगी तो सिर्फ वही जाएगी, अन्यथा नहीं जाती। तो हम अधिकतर चाय से पत्तियों को अलग करने के लिए निस्यंदन विधि का ही उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन सी सहायक विधि है, निस्यंदन विधि। ठीक है, अब देखिए, आइए अब हम अपने उपयोग में होने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। अब हम जो डेली उपयोग करते हैं जल, उसका भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उसे कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है ना, क्या बोल रहा है कि क्या हमें हर टाइम हर समय एक सुरक्षित जल या स्वच्छ जल मिलता है। कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है ना, कभी कभी जैसे नल आता है तो क्या होता है, उससे कभी गंदा जल आ जाता है ना, उसमें क्या जंक के कुछ कण आ जाते हैं। अब तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकता है। जैसे तालाब से या नदियों से जल एकत्रित करते हैं या अपने घरों में लाते हैं तो उससे भी कभी कभी हमें पंकित जल प्राप्त हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद, क्योंकि बरसात में तो हमें स्वच्छ जल मिलेगा क्योंकि धाराएं बहती हुई रहती है, परंतु बरसात के बाद में क्या होता है कि जल एक जगह
जमा हो जाता है, जिससे कि वो जल कैसा हो जाता है, पंकित हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की इस विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि जल से क्या करना है, मिट्टी जैसी अविलेय चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं। अब क्रियाकलाप 5 में देखना है, तालाब या नदी का पंकित जल लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि तालाब या नदी का पंकित जल लेना है, जो गंदा जल होता है उसे लेना है। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। ठीक है, यदि आपको तालाब या नदी का जल नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला देना है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अब जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षण को लिखिए। क्या करना है आपको कि जो आपने एक गिलास में पानी लिया है, उसमें मिट्टी मिलाया है, उसे क्या करना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है और फिर जल को ध्यानपूर्वक देखना है। तो आपको जल कैसा दिखेगा, गंदा दिखेगा। फिर क्या करना है, आपको इसे नोट करना है। अब क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? अब जो जितनी मिट्टी घुलनी होगी वो क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, और बाकी मिट्टियाँ नहीं घुलेगी, तो कुछ जो मिट्टी है वो तली में बैठ जाती है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वह मिट्टी जल में अच्छे से नहीं घुली। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? कौन सा प्रक्रम कहलाएगा? नीचे बैठ जाने वाला प्रक्रम कौन सा था? अवसादन वाला था, है ना। अब हम जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उलेड़िए या अलग कीजिए। तो इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? निस्तारण प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब जब क्या होता है, भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाता है तो वो अवसादन कहलाता है, और जब हम उसे तिरछा करके जल को निकाल लेते हैं तो वाली प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। ठीक है, अब क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकित अथवा भूरे रंग का है? जो दूसरी गिलास है जिसमें हमने कि जल निकाला है निस्तारण विधि द्वारा, क्या वो अब भी भूरे रंग का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। अब इसका निस्यंदन कीजिए। अब उसको क्या करना है, हमें निस्यंदन करना है। निस्यंदन करना मतलब उसे हमें कैसा करना है, छनाना है ना। जैसे कि हम चाय से पत्तियों को अलग करते तो जो छानने की प्रक्रिया होती है, निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, वैसा करना है। ठीक है, क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? जैसे कि आप चाय वाली छन्नी से उसे अलग करेंगे तो क्या चाय वाली छन्नी यह काम कर सकती है क्या? क्या पानी एकदम प्योर हो जाता है? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदित करने का प्रयास करते हैं। जब भी आप छानने से इसे छनाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी जो गंदगी है वो जो जल में चली जाएगी। फिर हम क्या करना है कि हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है और उससे उससे देखना है कि क्या अब इससे भी ये पानी अच्छा हो जाता है या नहीं। आपने देखा है कि कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं ना। जो हमारा कपड़ा होता है तो उसके ऊपर कभी पानी डाल के देखना, आपको जो पानी है वो कैसा हो जाता है, पूरा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र और रंध्र पाए जाते हैं। अब कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। कपड़े का उपयोग हम निस्यंदन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जैसे पानी लाते हैं अपने घरों में तो उसके लिए एक बड़ा चालना का उपयोग करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि यदि पानी गंदा आ रहा है तो जो गंदगी होती है वो चालने में आ जाती है और जो शुद्ध पानी है वो आसानी से आपके पास चला जाता है। ठीक है, तो हम छालने के जगह हम क्या कर सकते हैं, कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। जो फिल्टर पात्र होता है उसके द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, वो और भी सूक्ष्म होता है, उसके जो रंध्र है वो भी और भी छोटे होते हैं, है ना। तो इसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे कि जो छोटी छोटी अशुद्धियां हैं वो भी अलग हो जाती है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। अब फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर पत्र लेते हैं और उसे कीप में लगा देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे कैसे करना है, शंकु के रूप में बनाना है। ठीक है, इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उडेलते हैं। ठीक है, अब हम मिश्रण को क्या करेंगे, उस फिल्टर पत्र के ऊपर डालते जाएंगे। अब मिश्रण के ठोस कण इसके
छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, जिससे कि हमें शुद्ध पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर में करना चाहते तो एक आपको चौकोर कागज लेना है, फिर उसे बीच से काट देना है, ये एसिड है ये बनेगा, फिर इसे यहाँ से आधा मोड़ देना है बीच से, है ना, इसे ये वाला जो आपका कोना है वो इस कोने से मिला देना है, तो ये ऐसा बन जाएगा। उसके बाद में फिर क्या करना है कि जो ये वाला भाग बचेगा, है ना, जो ये वाला भाग बचेगा उसे एक दूसरे से मिला देना है, जो इसमें तो एक कोन की आकृति बन जाती है ना, शंकु की आकृति बन जाती है, जो कि आपको फिल्टर पत्र का काम कर जाता है। ठीक है, साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। आपने कभी किसी भी फल का या सब्जी का जूस पिया होगा तो उसमें क्या होती है कि बड़ी अशुद्धियां भी होती है ना। जब उसे क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो फिर क्या करते हैं, उसे हम फिल्टर करते हैं। जैसे कि आपने कॉमनली गन्ने का जूस पिया होगा कभी, है ना, जैसे कि गन्ने का जूस पिया होगा तो क्या करता है, वो गन्ने का रोज जूस निकालता है एक पात्र में, उसके बाद में जो बड़ा चालना होता है उससे क्या करता है, ग्लास में छनाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हमें पनीर बनाना होता है तो दूध में क्या करते हैं, हम इनो या कुछ नींबू का जूस मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक ठोस दूध पानी पानी उससे अलग हो जाता है और जो ठोस दूध वाला जो पनीर रहता है वो अलग हो जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं, कपड़े से छना देते हैं, तो पानी नीचे चला जाता है और जो बचा हुआ पनीर है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है ना, जो पानी वाला जो वाइट वो पानी निकलता है एकदम छन करके, वो अलग द्रव्य निकल जाता है और पनीर के ठोस कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे और हमें पनीर प्राप्त हो जाएगा। अब एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, है ना, क्रियाकलाप 6 में क्या बोला है, अब ये कौन सी विधि है आपकी, वाष्पन विधि है ना। अब वाष्प के द्वारा हम कैसे अलग कर सकते हैं, अब एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा जल लेना है और उसमें 2 चम्मच नमक डाल देना है और उसे अच्छी तरीके से हिलाना है, मिक्स करना है। ठीक है, क्या आप इस प्रक्रिया में हमने मिश्रण के जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। सॉरी देखिए, क्या बोला है कि हमें जल लेना है, 2 चम्मच नमक डालना है ना, बीकर में, और फिर क्या करना है, उसे हिलाना है। अब क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि उसमें नमक मिलाएंगे तो जो जल का रंग वो कैसा हो जाता है, एकदम दूधिया हो जाता है ना। अब हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो, जैसे कि हम उसे पूरा मिक्स कर देंगे तो नमक कैसी चीज़ है, विलेय चीज़ है ना, जो जल में आसानी से घुल जाती है। अब नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब हमें क्या करना है, उस नमक से भरे जल को गर्म करना है। जल को उबलकर उड़ने दीजिए और बीकर में क्या बचता है, अब क्या करेंगे कि जल वाष्प बन जाएगा और वह उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा और हमारे बीकर में क्या बचेगा, नमक ही बचेगा, है ना। देखिए यहाँ पर नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा कि जो जल है वो वाष्प के रूप में ऐसा बाहर निकल जाएगा, है ना, और नीचे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। ठीक है, इससे हमने क्या किया, जल अलग कर लिया और नमक अलग कर लिया। अब जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब जल से जो जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, अब जहाँ भी जल होता है ना, तो वहाँ और उसे गर्म किया जाए या यदि वह किसी भी माध्यम के द्वारा जो गर्म होता है तो वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया होनी है, तय है ना, क्योंकि जल वाष्प के रूप में अत्यधिक गर्म होकर वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है, अब बताइए कि हम जो नमक खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो आप सभी को पता है कि ये नमक कहाँ से आता है, समुद्र से आता है ना। अब ये समुद्र से कैसे आता है,
समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। जो समुद्र का जल है आपने देखा होगा कि वो कैसा होता है, पीने युक्त तो नहीं होता, खारा होता है बोलते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, अत्यधिक लवण मिश्रित होता है। अब इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। ठीक है, अब इन लवण में से क्या होता है, एक जो लवण है वो क्या होता है, साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। हम क्या करते हैं कि जो समुद्र का जल है उसे किसी उथले गड्ढे में भरकर रख देते हैं। ठीक है, जिससे कि सूर्य के प्रकाश से जल गर्म हो जाएगा और वह वाष्प के रूप में बदल जाएगा और वह उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ नमक, है ना। तो कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। ठीक है, तो जो ठोस लवण नीचे बच जाते हैं वही क्या होता है, नमक होता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। फिर उसे क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से उसका शोधन किया जाता है, उसमें की जो अशुद्धियाँ होती है उसे अलग किया जाता है और नमक बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये समुद्र का जल है, ये उतले गड्ढे है, इसमें पानी भर दिया गया है ना। अब जैसे ही सूर्य से इसे हीट मिलेगी, है ना, ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है और वाष्प द्वारा यह बाहर निकल जाता है। क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और बचेगा क्या, सिर्फ नमक के ठोस कण, है ना। जो लवण होते हैं वो बचते हैं जिससे कि ये नमक बनता है। ठीक है, अब देखिए पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब पृथक्करण करने के लिए हम एक से अधिक विधियों का भी उपयोग करते हैं। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, अभी हमने बहुत सारी पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ा। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, है ना। यदि हमें किसी अवयव को अलग करना है तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही विधि द्वारा अलग हो जाए, है ना। उसके लिए एक से दो भी विधियों का उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे जिसमें कि हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करके अवयवों को अलग करेंगे। अब रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, है ना। रेत और नमक का मिश्रण लेना है और इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि यदि रेत और नमक को मिक्स कर दिया जाए तो हम हाथों की सहायता से हस्तचयन विधि द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। अब क्या करना है, उसका घोल बनाने के लिए हमें उसमें जल मिलाना पड़ेगा, है ना। तो हमें उसे एक बीकर में डाल देना है और उसमें कुछ जल मिला देना है। ठीक है, अब इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। अब बीकर को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है। और क्या आप यह देखते हैं कि जो रेत है वो बीकर की तली में बैठ रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, जो रेत होती है वो कैसी होती है, नीचे तली में बैठ जाती है और इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे निस्तारण द्वारा, है ना, अब वो बैठ गई मतलब ये निस्तारण हो गई और उसे हम जब वो बैठ जाती है और उसे हम तिरछा करके क्या कर सकते हैं, रेत अलग और पानी और जो नमक का मिश्रण है उसे हम अलग कर सकते हैं, या हम उसे छना कर भी अलग कर सकते हैं ना, निस्यंदन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं। अब निस्तारित द्रव्य में क्या है, निस्तारित जो द्रव्य है, जो बाहर निकला हुआ द्रव्य है, उसमें अब क्या क्या बचा, पानी बचा और नमक बचा। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था, है ना। तो जो मिश्रण में हमने डाले थे तो रेत और नमक, तो तब वो घुला नहीं था, है ना, पूरे अच्छे तरीके से उसमें मिश्रित नहीं हुआ था। पर अब जब हम उसे पानी में रख देंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा, वह घुल जाएगा, है ना। अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। अब हमें क्या करना है कि नमक और जल के मिश्रण में से नमक को अलग और जल को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों तो घुल गए हैं, दोनों तो द्रव्य बन गए, तो हम इसे अलग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब क्या करना है कि ये जो द्रव्य है उसे क्या करना है, हमें एक केतली लेना है, उसमें
उसका ढक्कन बंद कर देना है। ठीक है, अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो केतली है उसे गर्म करते रहना है। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? देखा होगा आपने कि जैसे हम केतली को गर्म करेंगे तो उसकी जो टोटी होती है उससे कुछ भाप निकलती है ना। अब वो भाप कैसे निकलेगी, देखिए ये है केतली, इसमें हमने वो मिश्रण डाल दिया है, इसे हम गर्म कर रहे हैं तो इससे ये भाप निकल रही है। अब हमें क्या करना है, एक धातु की प्लेट लेना है और जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। देखिए यहाँ पर एक ये धातु की प्लेट रखी है और इसके ऊपर में कुछ बर्फ रख दी गई है ना। अब प्लेट को केतली की टोटी के ऊपर पकड़िए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो प्लेट है उसे केतली की टोटी के ऊपर में पकड़ लेना है, जैसे कि चित्र 5.13 में दिखाया गया है, वाष्पन तथा संघनन, है ना। ये दिखाया गया है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। अब जो केतली का जो सारा जल है वो क्या हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, है ना, और वो कैसे उस पात्र से टकराएगा। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बन जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये भाप है, भाप को इस पर रखेंगे तो ये जो पात्र है बर्फ रखी है तो इससे क्या हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ये गर्म हो गई, ये ठंडी हो गई, तो जब ये एक दूसरे से मिलेगा तो ये क्या कैसी बन जाएगी, द्रव्य बन जाएगी और इससे ये फिर से पानी बनेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप चावल पकाते हैं या दाल बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो क्या होता है कि हम उसके ऊपर ढक देते हैं, तो जो ढका हुआ पात्र होता है जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो उसमें से पानी नीचे गिरता है, देखा है आपने। फिर क्या बोला है कि प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल बना लेती है ना। अब प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना था। इसे हमने जब गर्म किया था तो यह भाप बन गया था और जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि वह जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हो गया, वाष्प बना था पहले, फिर वह क्या बन गया, द्रव्य बन गया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ठीक है, क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा। जैसे कि आप क्या करते हैं कि चावल बनाते हैं, दूध पकाते हैं ना, उसे हम पका देते हैं और उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एक प्लेट को ढक देते हैं, है ना। तो क्या होती है कि जो ढकी हुई प्लेट होती है जब हम उसे खोलते हैं तो हमें जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है, हम उसमें क्या था, जल और नमक का घोल था। जब जल सारा निकल गया तो बचा उसमें क्या, नमक बचा, है ना। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक कर लिया, है ना। तो इसमें कितनी विधियों का उपयोग किया हमने, 4 विधियों का उपयोग किया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी अवयव को अलग करने के लिए हम एक ही विधि का उपयोग करें या एक ही विधि द्वारा वह आसानी से अलग हो जाए। अब पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। अब क्या वो पहेली क्या बोल रही है कि रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, तो उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। क्या किया उसने कि जो नमक का पैकेट है उसको रेत की थोड़ी सी मात्रा में मिला दिया। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि जो अभी हमने किया द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, है ना। उसने क्या किया कि नमक को इस विधि द्वारा पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। अब उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी, है ना। उसने क्या किया कि रेत की क्वांटिटी कम रखी और नमक की क्वांटिटी ज्यादा रखी, है ना। अब उसमें उसे जब क्या करेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, तो क्या होगा कि वह पूरा जो नमक है जितना कि हमने डाला है उसे प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, ठीक है।
तो जो पहेली है उसने क्या किया है कि उसका मिक्सर बनाया है, जो कि हमने क्रियाकलाप साथ में बनाया था। अब वह उसे पुनः प्राप्त करना चाहती है, तो जल जो है वह किसी भी पदार्थ की मात्रा को एक निश्चित इस पे ही घोल सकता है। यदि आप थोड़ा सा जल ले ले और उसमें बहुत सारा नमक मिला रहे या शक्कर मिला रहे, तो क्या होगा, जितना घोलने की क्षमता जल में होगी उतने घुलेगी, बाकी रह जाएगी, है ना। तो यही त्रुटि क्या हो रही है, पहेली से भी हो रही है ना। यदि आप उसे पूरी नमक की मात्रा चाहिए तो उसे क्या करना होगा, नमक को उसने जो मिश्रण बनाया है उसे क्या करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि नमक सारा घुल जाएगा, है ना। जैसे कि हम सब्जियों में नमक डालते हैं, किसी भी इसमें नमक डालते हैं, तो क्या होता है कि यदि वह गर्म करते हैं हम उसे, तो क्या हो जाता है, उसका विलयन बन जाता है ना, वो द्रव्य के रूप में बदल जाता है और फैल जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। देखते हैं, अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं ना। जो पदार्थ क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जल की अगर हम थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और किसी एक पदार्थ की मात्रा को निरंतर बढ़ाते रहते तो जितना घुलना है उतना घुलेगा, बाकी नहीं घुलेगा। ठीक है, अब क्रियाकलाप 8 देखिए। क्या कार्य के लिए आपको, इस कार्य के लिए क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है और एक ग्लास लेना है, एक चम्मच लेना है, नमक लेना है और जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको इन सब चीजों की, बीकर, गिलास, नमक, चम्मच और जल की आवश्यकता होगी। अब आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। अब आधा कप जो जल है उसे क्या करना है, हमें बीकर में डालना है और 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए, तब तक घोलते रहिए जब तक कि वह पूरी तरह से घुल ना जाए। ठीक है, अब हमें आधा कप क्या लिया है, जल लिया है और उसमें 1 चम्मच नमक लिया है और इसे घुमाना है ताकि यह अच्छे तरीके से घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। फिर और 1 चम्मच नमक डालना है और फिर से उसे अच्छे से मिलाना है। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए। क्या करना है कि ऐसे ही एक चम्मच और उसमें नमक डालते जाना है और उसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। अब कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है ना। इससे पहले भी अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो क्या होगा कि जितने की घोलने की क्षमता होगी तो जल उतने नमक को अपने अंदर विलय कर लेगा, घोल लेगा, है ना। उसके बाद में अविलित नमक बच जाता है, क्या आपको पूछ रहा है, और बीकर की तली में बैठ जाता है ना। जितना नमक घुलना है घुलेगा और बाकी क्या होगा, नीचे तली में बैठ जाएगा। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब यह विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, कैसा विलयन, जो कि जितनी मात्रा जल घोल सकता है अपने अंदर वह घोल लेगा, विलयित कर लेगा और बाकी जो नमक है या बाकी जो पदार्थ है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो इससे हमें एक संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में क्या किया। देखिए यहाँ पर नमक में जल को घोलना है, ये इसमें नमक ले लेना है, घोलना है, फिर नमक लेना है, फिर घोलना है ना। तो अब यहाँ पर एक संकेत हमें यह बताता है कि पहेली ने कौन सी गलती की थी। कौन सी गलती की थी कि अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। उसने क्या किया था कि जल में अधिक मात्रा क्या किया था कि जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया तो कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, है ना। जो संतृप्त विलयन हमें बनाना है तो उसकी मात्रा से कुछ ज्यादा ही अधिक थी। अब अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, है ना। जो अविलेय नमक है, जितना
जो कि विलयित नहीं हुआ, वो नमक क्या हुआ, रेत के साथ में मिला रह गया, और अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जो रेत में नमक मिला है, क्या उसे हम पुनः प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी, है ना। वो क्या कर सकती थी? अधिक मात्रा में जल ले सकती थी और अपनी समस्या का हल कर सकती थी। ठीक है। फिर क्या बोला है? कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है ना, जितना कि उसे चाहिए। जब क्या करना है कि हमें नमक की पूरी मात्रा लेना है, तो जल का हमें अधिक प्रयोग करना होगा। पर उसके पास में यदि जो जल की मात्रा है वो पर्याप्त नहीं है जितना कि उसे चाहिए, तो क्या किसी अन्य उपाय द्वारा भी जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? घोला जा सकता है क्या? बिल्कुल घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9 में क्या करेंगे? बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि उसमें और नमक ना घुल सके। ठीक है, इतना नमक मिलाना है कि वो अच्छे से घुल जाए। फिर इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? नमक में जल का संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। हमें क्या करना है कि उस संतृप्त विलयन में क्या करना है कि हमें फिर से नमक मिलाना है। ठीक है, अब हमें कम मात्रा में नमक मिलाना है और इसे गर्म करना है। ठीक है, आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? जैसे हम उसे गर्म करेंगे तो बीकर में जो तली में बैठा हुआ जो नमक है वो क्या होगा? घुल जाएगा, है ना। क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है ना। जैसे हम उस विलयन को गर्म करते जाएंगे और उसमें नमक डालते जाएंगे तो आसानी से घुलता चला जाएगा। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, क्या बोला है कि जैसे आप उसे गर्म करेंगे तो सारा नमक घुल जाएगा। फिर क्या करना है? उसे ठंडा होने देना है, तो ठंडा होते ही क्या होगा? जो नमक है वो सारा तली में बैठ जाएगा और जितना हमें प्राप्त करना है वह मिल जाएगा। ठीक है, और ये बता रहा है कि गर्म करने पर हम नमक की अधिक मात्रा को भी आसानी से घोल सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्या बोल रहा है कि जो जल में विलेयित पदार्थों की मात्रा समान इसमें घुलती है। 2 गिलास लेना है और प्रत्येक में आधा कप पानी भरना है। ठीक है, 2 गिलास लेना है, उसे आधा आधा भर देना है। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और दूसरी में क्या मिलाना है हमें? और उसे तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1 गिलास में हमें नमक लेना है और उसे तब तक घोलना है जब तक कि वह अच्छे से घुल ना जाए। फिर 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। अब क्या करना है कि हमें उसमें एक जो चम्मच है वह क्या करना है? घोलते जाना है जब तक कि हमें एक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं होता। अब नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। ये जो सारणी दी गई है ये पदार्थ है नमक, चीनी, और ये क्या है? जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा। अब हमने उस कप में आधा कप 1 गिलास में पानी लिया है और उसमें जितनी भी चम्मच हमें क्या करना है? नमक मिलाते जाना है, नमक मिलाते जाना है। अब कितनी चम्मच आप नमक मिला रहे हैं, जब तक कि आपको एक संतृप्त विलयन प्राप्त ना हो जाए तब तक कि आपको मिलाते रहना है और उस मिलाई गई चम्मचों की संख्या को नोट करना है और उसे यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है हमने? अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए, है ना। अब क्या करना है कि जो दूसरी गिलास में हमने पानी लिया है उसमें चीनी को डालना है और उसे मिलाते रहना। कब तक मिलाएंगे आप? जब तक कि आपको एक संतृप्त विलयन प्राप्त नहीं होता। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। जो जल में मिल सकता है ऐसे दूसरे पदार्थों के साथ भी आप दोहरा कर देख सकते हैं। ठीक है, अब 5.2 आप क्या जानकारी प्राप्त
करते हैं, क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? नमक क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा, और जो शक्कर है वो कैसी होगी, लेट घुलेगी, है ना, या उसकी कम मात्रा को घोल सकेगा। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। अब इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। अब ये जो क्या बोल रहा है कि हमने इसमें क्या किया, बहुत सारी पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ा। अब इन विधियों का जो उपयोग है वो काय में किया जाता है, विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है, बोल रहा है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इससे हमें संतृप्त विलयन प्राप्त होता है ना, जितना कि घुल जाए उससे विलयन बनेगा, और यदि कुछ रह जाए, है ना, घुलने का रह जाए, तो उससे क्या बनता है, संतृप्त विलयन बनता है। ठीक है बच्चों, तो आपको आ गया समझ में कि पृथक्करण क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, और हम पृथक्करण की कौन कौन सी विधियों द्वारा किस पदार्थों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली सोच कर पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आपको समझ में आया, नहीं आया, या इसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।